भाई एक लॉयर कितना कमा सकता है भाई? कमा सकता है? हाँ। कितना पैसा हो सकता है दुनिया में ये बता। यूजी ना होती, रेगुलर ना होती तो इतना कॉन्फिडेंस भी ना होता शायद। एकदम ही खतरनाक स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी कर पाता लॉ कॉलेज। तुम ही नहीं होता तो मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल भाई कॉन्फिडेंस जियो नहीं दिया है हमें। क्या क्या स्किल्स होते हैं एज अ लॉयर? ओके। आप ड्राफ्ट अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी बात ठीक से बता सकते हो किसी को। तुम डिसाइड कर लिया था आपने? भाई 11th में दिमाग में था, पर ऐसा नहीं कि डिसाइड ही कर लिया हो। अच्छा। डिसाइड तो मैंने तब करा जब मेरा एडमिशन हो गया। भाई कोई भी तेज स्कूटी मत चलाया करो लड़की के चक्कर में। बिल्कुल भाई। हाँ। अरे किसी भी चक्कर में मत हाँ। चलाया करो भाई। फिर भाई ईयरफोन वगैरह लगा के डॉक्टर कुछ से भी क्या बात हुई? वैसे कोचिंग की नीड होती लॉजिकल है। रीजनिंग लो। कोचिंग की नीड तो यार आप पे है ना, आपको कितना, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सुंदर लिखनी चाहिए। अरे यार तो कौन लिखता है भाई ऑन पेपर? कौन लिखता है आजकल? चोरी नहीं कर पा, केस भूल गया मैं। हमारे यहाँ पढ़ाई और अटेंडेंस को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, और देनी भी चाहिए फंडामेंटली। हाँ, क्योंकि उससे साफ था कि एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, जहाँ भी जाओ, जज भी बन जाओ, आपकी पढ़ाई कभी खत्म होगी नहीं। मतलब चार्जशीट बहुत बड़ी बन जाती है। बहुत बड़ी होती है, बाकी जितने बड़े आप उतनी बड़ी आपकी चार्जशीट। अच्छा ये भी सही है। हाँ। जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या मतलब उन पे पहले से बेनिफिट होता है? कितना कमा सकता है भाई? कमा सकता है? हाँ। कितना पैसा हो सकता है दुनिया में ये बता। हाय यथार्थ। हेलो। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ब्रो। Thank you for having me, bhai. So I'm Yatharth Singh, and I'm a law student from Delhi University Law Faculty. So, Okay. yeah, here I am in Unscripted. भाई आपने लॉ किस मतलब क्या सोच के चूज करी? कब Law से भाई- मतलब कब माइंड में आया कि लॉ करनी है? हाँ, तो माइंड में तो देखो, जब तक अगर आप 3 ईयर यूजी वाले हो, जिसने 12th के बाद सीधा बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसा कोई कोर्स करा है, तो मेरे हिसाब से आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है ये सोचने का, जैसे मेरे को भी था। और अब तो हमने जैसा एक पैटर्न देख लिया कि लॉ में ज्यादातर वही बच्चे आते हैं जिन्हें लॉ करना नहीं है। लॉ करना नहीं है? हाँ, जिन्हें क्यों? लॉ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं कि जिन्हें मतलब एक वक्त चाहिए होता है, हाँ। अभी अब खुद का करियर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी Okay. ज्यादा फील्ड्स अभी हो गई हैं हाँ। उतनी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो गई है आजकल करियर रिलेटेड। हाँ, तो Okay. अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव में बताऊं बिना ज्यादा टाइम लिए, तो हाँ। मेरे को हमेशा से कहीं ना कहीं 11th-12th से ही लॉ में इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये बात कैसे पता लगी थी आपको कि आपको लॉ में इंटरेस्ट है? यार मैं लिखता था, हाँ। लाइक ऑनलाइन लिखता था, हाँ। को ऑथर था कई किताबों का। हाँ। तो मेरे को राइटर ही बनना था शुरुआत में, तो लाइक माय हैप्पी सेल्फ विल बी स्टिल बीइंग अ राइटर। ओके। चाहे मैं ज्यादा ना कमाऊं, हाँ। बट एक राइटर बन के जो खुशी मिलती है वो अलग थी। ओके। बट एज हम बड़े हुए, दिखा कि राइटिंग में मतलब यूट्यूबर से भी ज्यादा कम पैसा, मतलब एक फेल्ड यूट्यूबर से एक फेल्ड यूट्यूबर से अच्छा भाई, वैसे तो यूट्यूबर बहुत कमा रहे हैं, एवरेज यूट्यूबर से बहुत कमा रहे हैं। हाँ। केस भी हो रहा है उन पे तो और मतलब एक सबका अनसर्टेन करियर है ना, सबका घर चलना चाहिए ना भाई। राइटिंग एक अनसर्टेन करियर है ना, उसको प्रॉपर जॉब भी नहीं मानते। हाँ। तो एक प्रोफेशनल कोर्स करना हाँ। था माइंड में। अच्छा। अब कॉमर्स है तो आईआईटी तो कर नहीं सकते, हाँ। प्रेशर था, इंडियन मॉब का प्रेशर होता है जेईई देने का। हाँ। तो मेरे पे नहीं था क्योंकि मैं कॉमर्स का था। तो वही बात है कि मैंने बीए इकोनॉमिक्स करी। हाँ। वहाँ से लाइक था तो प्रोग्राम, पर इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट मेजर था मेरा सत्यवती कॉलेज से। कॉलेज उतना आपको शायद फ्लैशी ना लगे, बट वो बेस्ट ईयर्स थे। उसमें आपको सोचने को बहुत मिलता है, आपको अपने स्किल्स एनहांस करने का बहुत मिलता है, होन करने का। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि आपको करियर में करना क्या है। तो एक राइटिंग हो गया, एक हो गई स्पीच। कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे को स्कूल टाइम पे तो नहीं रियलाइज हुआ था, बट एज मैंने यूजी करी तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होते होते समझ आ गया कि एक बात होती है ना कि आप क्या क्या स्किल्स होते हैं एज अ लॉयर। ओके। आप ड्राफ्ट अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी बात ठीक से बता सकते हो किसी को, अगर कोई बात है तो आप समझ सकते हो ठीक से सुन के। तो ये सब स्किल्स अगर आप में है तो आप लॉ कर सकते हो। अगर आप ये सोच के आते हो कि भाई मैं आर्ग्यूमेंट अच्छा करता हूँ और मेरे आगे कोई बोल ही नहीं पाता, मैं इतने चिल्लाता हूँ, तो फिर तो मत आओ। ये सब मिसकंसेप्शन है
हाँ। मैं जितना तेज चिल्ला लूं, जितना हावी हो जाऊं किसी पे तो लॉ, क्योंकि लॉ और एडवोकेसी इस बात का नाम है हाँ। कि आप कितना अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो एक केस को या एक सिनेरियो को, कितना अच्छे से आप अपनी साइड रख सकते हो, दूसरे की साइड डिफेंड कर सकते हो। जैसे सर एक एग्जांपल है, आपके दोस्त की लड़ाई हो रही है, आपके भाई की लड़ाई हो रही है, हाँ। आप फिर भी दोनों को बिठा के अपने भाई की साइड बिना वो बायस होके दोनों की बात सुन रहे हो, तो एक आप में स्किल है वो एडवोकेसी का कि आप अपने प्री कंसेप्शन हटा के, पर्सनल बायस हटा के आप दोनों की साइड सुन रहे हो, ये एडवर्सरियल इफेक्ट है। तो आप एक अच्छे जज भी बन सकते हो, अच्छे लॉयर भी बन सकते हो। ओके। आपको ओपन होना पड़ता है हर साइड की, हर फैक्ट के लिए। तो एक वो चीज थी भाई, वो मैंने खुद में देखी। उसके बाद कौन सी क्लास में डिसाइड कर लिया था आपने? भाई 11th में दिमाग में था, पर ऐसा नहीं कि डिसाइड ही कर लिया हो। अच्छा। डिसाइड तो मैंने तब करा जब मेरा एडमिशन हो गया। भाई तुमने मुझे बताया नहीं यार, 11th में तुम लॉ करना चाह रहे हो यार। मैंने अपने डॉक्टर को बताया था ना। तो मेरे को भी तो बताना चाहिए था यार। तुम तो छोड़ के चले गए थे ना। मैं भी साथ भाई ले उठाकर तो मैं लेकर आया था ना। उठाकर तुम लेकर आए। तू ये भी बता दुनिया को, एक्सीडेंट में गिरा था तो मैं उठा के लाया था। अपने ऑडियंस को ये बता दो कि हम पहले से जानते हैं दूसरे को। भाई हम दोनों स्कूल दोस्त है। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार। हाँ, यहीं पास मॉलडाउन साइड है। यदार्थ भाई का एक बेस्ट फ्रेंड था मेरा, बहुत अच्छा दोस्त था। उसके साथ ये गए थे स्कूल, वो क्या करने, स्विमिंग करने गए थे सुबह सुबह स्विमिंग करने गए थे। और हम थोड़ा ज्यादा ही बह गए सुबह सुबह। हमें फोन आया तो उसकी बंदी का फोन आया। हाँ, तो जैसे हमारे पास किसी इन प्यारे इंसानों का फोन आया, दो का। हाँ, हम उन्होंने बुलाया जल्दी से पार्क आ जाओ, तो हम पार्क की ओर भाग पड़े। पार्क की ओर काफी तेजी से ही चले गए। हाँ। वो तेजी से चले तो स्पीड का हिसाब नहीं रहा, और वही बात है, हम लॉ ब्रेक कर रहे थे बिना हेलमेट के राइड करना, अंडर एज भी थे खैर। तो पास में कोई कंस्ट्रक्शन की वो पड़ी थी, रोडी बजरी जो होती है। तो जैसे ही डिसबैलेंस हुआ, भाई ने तो स्कूटी छोड़ दी, पीछे मैं बैठा हुआ था। अभी गाड़ी रुकी हुई है इसलिए हम बेल्ट निकाल रहे हम रूल फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्ट में के वो सॉल्व करवा देंगे। लोग अदालत पे निर्भर है, करा सकते हैं। तो भाई का एक्सीडेंट हो गया, भाई गिर गए, उधर लेटे हुए थे रोड पे, फिर मैं उनको उठा के लेकर आया। भाई मेरे को वैसे मैंने उस महीने में ना 3-4 को उठा के घर पे छोड़ा था। 10 मिनट बाद मेरे को सफेद रोशनी के साथ भगवान दिखे। उसके बाद मेरे को होश आया, फिर मैंने फोन पे बात करी तो लोकेश भाई आए। जो फिर मेरे को पता चला 10 मिनट से मेरे दूसरे दोस्त थे, वो भी बात कर रहे थे, पर लोकेश भाई सीरियसली जो मैंने मेरी आवाज सुनी फिर वो आए। तो ये बहुत अच्छी बात लगी वही लगा भाई, मजाक चल रहा। उस महीने में वो 3-4 बार गिर चुके थे ना। पहले वो एक मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था, वो भी गिरा, उसको तो 2 बार छोड़ा था घर पे। नाम नहीं ले रहे किसी भाई लोग बुरा मान जाएंगे यार, हमारे गिरने की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे जुरिसडिक्शन से बाहर चले गए हैं, देश छोड़ चुके हो। देश छोड़, अच्छा हाँ, जिसने आपको गिराया था वो तो देश छोड़ चुका है। नहीं, पर दिल में तो अभी भी है। दिल में है? दिल में है भाई। अच्छा, सारे है भाई स्कूल वाले। और जिससे मिलने पार्क में जा रहे थे वो भी अभी दिल में है या जा चुकी है? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, बिल्कुल भाई। कोई भी तेज स्कूटी मत चलाया करो लड़की के चक्कर में। बिल्कुल भाई। अरे किसी भी चक्कर में मत चलाया करो भाई। फिर भाई डॉक्टर से क्या बात हुई? डॉक्टर से ये बात हुई है, डॉक्टर, मेरा सर खुला हुआ था, 3 छेद थे। तो डॉक्टर साहब कर रहे थे, काफी अच्छे डॉक्टर थे वो भी। रिसेंट में उनकी डेथ हो गई। तो मतलब दर्द ना हो पेशेंट को ज्यादा, इसलिए वो कम्युनिकेट करते रहते डॉक्टर्स, ये ट्रिक होती है। तो वो पूछ रहे कि बेटा क्या करना है, मतलब आगे क्या बनना है। तो मैं तो 11th में था, मेरे को क्या पता। मैं सीधा बोल दिया फिर भी लॉ करना है, आगे लॉयर बनना है। अच्छा, वकील बनना है, वो तो बहुत झूठ बोलते हैं बेटा। यही था फर्स्ट इंप्रेशन, यही था। उसके बाद मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं चुपचाप इलाज करा आगे। तो 3 साल यूजी करी, और यूजी के बाद भी आई थिंक काफी ज्यादा लकी वाले कोइंसिडेंस था, क्योंकि मेरे और एग्जाम्स भी थे। जून में हमारा पेपर था, और 5 जून को आई गेस हुआ था। नोएडा साइड मेरा सेंटर पड़ा सीयूईटी का। पहली बार हुआ था, इनफैक्ट पहले डीयूएलएल भी होता था। तो पहली बार हमारा हुआ था। अच्छा, पहली बार हुआ था सीयूईटी? पहली बार सीयूईटी हुआ था। ओके। तो हमें पता नहीं था कैसी कट ऑफ जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन होगी, पैटर्न वगैरह। अगर जैसे जैसे चलता रहता तो पता होता पिछले साल की कट ऑफ के बेस पे नई कट ऑफ निकालते हैं। तो काफी अनसर्टेनिटी थी। मैं पढ़ा था बहुत ही ज्यादा दिन। मेरे साथ के तो खैर अच्छी खासी पढ़ाई करके आए थे, कोचिंग भी ली थी इनफैक्ट काफी।
जो ले सके वो लिए। तो प्रिपेयर कैसे कर रहा था? मैं 5 दिन यूट्यूब से पढ़ा। 5 दिन यूट्यूब से? भाई जो बच्चे होते ना 3000 नहीं MCQ जो जो बच्चे आएंगे। जो बच्चे सीरियस में प्रिपेयर करना चाहते हैं हाँ वो कैसे करे? भाई देखो, आप GDB नगर जाओगे, आपको काफी सारी जुडिशरी कोचिंग दिखेंगी। उन्हीं के इधर एक मार्क्यू टूल पे वो चल रही होगी, लाइट चल रही होगी, DU LLB LLB कोचिंग, जुडिशरी कोचिंग। तो DU LLB अपने आप में मेरे को लगता है, एटलीस्ट जहाँ जहाँ मैंने देखा दिल्ली में और बाहर के भी स्टेट से, हमारे पूरी इंडिया से ही आते हैं। तो DU LLB अपने आप में काफी अच्छा खासा कोर्स है भाई। हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है 6 नंबर पे आती है 3 ईयर लॉन्ग। अच्छा। पूरी इंडिया में NIR कराएंगे। तो आपको प्रिपेयर करना है तो जगह तो मिल ही जाएगी, काफी सारी कोचिंग जो ऑफर कर रही हैं। वरना एक जनरल सिलेबस होता है, आप बुक्स लो, वर्बल नॉन वर्बल लो, RS अग्रवाल लो, मैथ्स के लिए आप 30 डे वंडर देखो मिलती नहीं है पर ले लो तो अच्छी आता है, उससे हो जाता कवर। वरना 11 12 की मैथ्स है आपकी तो उसको रिवाइज करो, बहुत सही होता है। वैसे कोचिंग की नीड होती है? रीजनिंग लो। कोचिंग की नीड तो यार आप पे है ना, आपको कितना, आप एक बार पिछले साल 1-2 साल के पेपर उठाओ, आपको लग रहा है आप क्रैक कर लोगे तो कर लो। वरना कोचिंग तो देखो यूट्यूब पे भी कोचिंग है, गाइडेंस तो गाइडेंस है ना, कोई आपको लाइव पढ़ाएगा, कोई ऑनलाइन पढ़ाएगा। जब से कोरोना आया मेरे को तो ऑनलाइन ऑफलाइन में मजा ही नहीं आया। अच्छा। मैं तो इतना बिगड़ गया ना, मतलब मेरे को स्क्रीन जब तक नहीं है तब तक पढ़ाई करने का मूड ही नहीं होता मेरा तो। अच्छा। ये है ना, एक आपको अपना एनवायरनमेंट मिल जाता है। हाँ, मेरी नोन्स में भी जितनों ने क्लियर करा है ना, और जितने लोग स्कूल में वो सारे बिना कोचिंग वाले ही थे। बिल्कुल, और इतना हार्ड नहीं होता है। और मोस्टली उन्होंने मजे मजे में पेपर दे दिए थे। वही बात है कि अगर ये बहुत मोटिवेशनल वाले लोग बोलते होंगे जिन्होंने काफी जिंदगी में कर लिया, बट मैं भी सेम बात बोलता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं तो 5 दिन पढ़ के गया था, 5 दिन के दूसरे पेपर के लिए पढ़ रहा था। मैं यूट्यूब वीडियो देख के गया था, बात था उसमें भी क्लियर हो गया। क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर था हमारे यहाँ कि हमारे टाइम पे कट ऑफ कम गई थी, मतलब जितनी हाई जाती है उतनी हाई नहीं गई थी। हाई तो गई थी, क्योंकि हाई लोग क्या, जिनका नहीं हो उनके लिए तो काफी हाई होगी, उनके लिए तो 1 नंबर से भी जो रहेगा उनके लिए हाई होगी। बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी हाई नहीं गई थी। दूसरी बात, मेरा एक पेस था, मेरी पीस थी माइंड में कि मेरे प्लान बी भी था। अच्छा। प्लान बी भी था, लॉ के रिगार्डिंग ही था। मेरे को ये था ड्रॉप ईयर भी लेना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी लाइक मैं नहीं हल्की से हाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अपनी क्लास में लाइक अपने बैच में वन ऑफ द यंगेस्ट हूँ कि 22 साल में कोई नहीं आया लॉ करने। अच्छा। 21 का था, जब 20 का था इनफैक्ट जब एडमिशन हुआ, 20 साल का था। तो 20 साल में कोई नहीं आया था लॉ करने। अभी भी आई एम द यंगेस्ट, क्योंकि एवरेज उम्र ही 24-25 है। ओके। तो आपको दिख जाएंगे वहाँ पे भाई। जो वैसे बच्चे चूज करना चाहे लो, पहले वो खुद में मतलब क्या स्किल्स देखे, कि एक मतलब सिर्फ स्किल्स क्या क्या देखे और क्या चेक पॉइंट्स। भाई इंग्लिश और कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सुंदर लिखनी चाहिए। अरे यार कौन लिखता है भाई ऑन पेपर, कौन लिखता है आजकल। अच्छा। मतलब ऐसे ड्राफ्टिंग वगैरह, ऑफिशियल राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। आपने जो वो लेटर लिख के आपने सविनय निवेदन, वो अच्छे लिखते हो यार। वो तो चीटिंग करा था मैंने आप में से। तो बस चीटिंग करने की भी आदत होनी चाहिए। चीटिंग में अगर अच्छे तो भी बन सकते हो, मतलब दूसरों के केसेस पढ़ के उनमें से सीख के। वो तो होता है यार। ड्राफ्टिंग बाहर से भी करा लेते हैं ऑब्वियसली। जब आप सीनियर हो जाते हो तो कोई ड्राफ्ट करते भी नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा। इंटर्न से करा लेते सब हो जाता है। आप एक बार बट शुरू में ड्राफ्ट करना पड़ता है बहुत भाई। स्किल नहीं आएंगे तो आप इंटर्न रखने लायक ही नहीं होंगे ना। अगर आप 30 किलोमीटर नहीं भाग सकते तो कोच बनोगे ही नहीं। तो आप कैसे बोलोगे अपने सामने अपने स्टूडेंट्स को कि 40 किलोमीटर भाग, जब आपके खुद में दम नहीं है। शुरुआत तो भाई आप शुरुआत का पूछ रहे हो, शुरुआत भी क्या, आप तो लॉ स्कूल में एंट्री का पूछ रहे हो। काफी चीजें होनी चाहिए। मैंने बोला ना, सीधा ये मत देख के वो बहस होती है, होता है जो आपके ये मिसकंसेप्शन है सारे के सारे, वहम है जो डाल रखे हैं। बहस में अच्छे तो लॉयर बन जाओ, झूठ बोलते हो लॉयर बन जाओ, रिसीव कर ले तो लॉयर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये होता है आपकी एक तो ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग का कुछ नहीं होता, डी भी नहीं पता होता किसी को। अगर आपको लिखने की अकल है, लिखते अच्छा हो, पैरा अच्छा लिखते हो, कुछ भी अपने थॉट सही से कम्युनिकेट कर लेते हो, अपनी साइड सही से प्रेजेंट कर लेते हो, अपने एक थॉट पे आप अड़े रहते हो। उसमें भी सबसे जरूरी, सबसे अच्छी चीज जो मैंने लॉ स्कूल जाके सीखी वो है जब हम केस पढ़ते हैं या फिर हम केस कोर्ट करते हैं, रेशियो लिखते हैं, फिर कैसे, तो एक होता है इशू अंडर कंसिडरेशन।
सबसे जरूरी होता है वो। कि अगर किसी रेप केस पे बात हो रही है, रेप केस का एग्जाम्पल है, अगर किसी रेप केस पे बात हो रही है कि एक इंसान ने एक महिला का रेप करा, तो अगर कोर्ट में जज के आगे ये गया है कि हमें ये देखना है इशू जो है, एक इंसान पे हम रेप का केस चला सकते हैं या नहीं बिना सरकार के सैंक्शन के या नहीं। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनके अरेस्ट या उनके पहले हमें सैंक्शन लेना पड़ता है, सैंक्शन लेना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन का। सैंक्शन का मतलब एक तरह से परमिशन। अच्छा, कोर्ट से हाँ। ओके, और नॉर्मली नहीं लेना पड़ता? नॉर्मली जाने के लिए नहीं लेना पड़ता। ओके, बट एक तरह से ये इम्यूनिटी भी कह लो या कुछ भी, हाँ, कई जगह डिफर भी कर सकती है, बट यह होता है। ओके, तो अगर केस ये है ना कि हमें ये पता लगाना है, 3 जज बेंच बैठी है, हमें ये पता लगाना है कि इन्होंने इन पे रेप केस चल सकता है या नहीं, और उसमें एक्विट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं रेप से एक्विट हो गए, इसका मतलब ये है कि इन पे रेप केस नहीं चल सकता बिना परमिशन के, तो उस चीज से एक्विट हो गए। कई लोग ये समझ लेंगे लेमैन कि हाँ जुडिशरी ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। उन 3 जजों का काम ही नहीं है ये सोचना कि उन्होंने रेप करा है या नहीं करा है, फैक्ट क्या है या क्या। उनका काम बस ये है ये देखना अभी इशू क्या है और इस इशू पे हमें क्या समझ आ रहा है, क्या क्या हमारे सामने पड़ा है, क्या क्या सबूत है हमारे सामने, क्या क्या केस बन रहा है, क्या क्या कंटेंशन है, और क्या हम फैसला ले सकते हैं, ये है। तो अगर आपको इशू से नहीं भटकते आप, क्योंकि अभी हम 4 बार कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम कहीं इधर निकल जाएंगे इधर निकल जाएंगे, पर इशू पे जो अड़ा रहे, अगर आप शुरुआत से अगर अपनी कॉन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट्स में इशू पे रहते हो, और आप अगर इतने स्ट्रांग हो अपने वर्बल कम्युनिकेशन में, अपना कंटेंशन बताने में, तो आई थिंक आप लॉ में अच्छा कर सकते हो। बाकी पूरा इंटरेस्ट पे है भाई, इंटरेस्ट हो लॉ में, कोई भी बैरियर नहीं है। आप साइंस से हो तो लॉ कर सकते हो, आप कॉमर्स से तो लॉ कर सकते हो, आर्ट्स से हो तो आइडियली आप लॉ कर ही सकते हो। तो बस ये बात है। तू एक और एकेडमिक्स रिलेटेड जाए हम, तो भाई जिनको थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है आपकी मैथ्स अच्छी है, ये अच्छी है, तो भाई मैथ्स और उस पे जो डिपेंड रहता है ना प्रैक्टिकल से पास होने के लिए, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करेंगे लॉ में, क्योंकि लॉ पूरा थ्योरी है, हद से ज्यादा थ्योरी है। एक आधा न्यूमेरिकल मिल भी जाएगा तो मिल जाए, एक आधा भी कैसा मिलेगा? एक आधा न्यूमेरिकल होता है सक्सेशन का। अच्छा, फैमिली लॉ का पूरा चार्ट बनता है, फैमिली चार्ट बनता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि मेरे को याद है मेरा फैमिली लॉ 2 का पेपर हुआ था, और मेरी हिस्ट्री है भाई। अगर मैं किसी एग्जाम के लिए सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ के भी गया हूँ, तो शायद मैं उसमें 50-60 से ऊपर ले आऊँ 100 में से। बट अगर मैं फैमिली लॉ के लिए 3 दिन भी पढ़ा हूँ, तो भी मेरे 50 से ऊपर तक आ सकते फैमिली लॉ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फैमिली लॉ मेरा मतलब लोगों को इजी लगता है, मेरे को नहीं लगता। अच्छा, पर्सनली पता नहीं, तुम्हारी अकाउंट्स वो थी ना थोड़ी गड़बड़ की बात नहीं है भाई। न्यूमेरिकल एक ही आया था। अच्छा, उस न्यूमेरिकल को मैंने इतना प्रैक्टिस करा ना, मैं थ्योरी नहीं कर पाया, केस भूल गया मैं, और वो न्यूमेरिकल भी गलत करा आगा। और फैमिली लॉ 1 में तो पूरा थ्योरी था, उसमें भी खराब कर, तो वो कुछ है भाई, वो फुल डे हमारा, वो तो खैर ठीक कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। ओके, बट या एक आधा थ्योरी और एक लॉ स्कूल के बच्चे का दिन कैसा रहता है? लॉ स्कूल के बच्चे का दिन, वैसे बच्चा वर्ड मैंने गलत बोल दिया, बच्चा तो खैर नहीं होता भाई, बच्चे तो क्या, लॉ स्कूल में 80 साल के लोग भी होते हैं भाई। एक लॉ स्कूल के स्टूडेंट का दिन कैसा रहता है? लॉ स्कूल के स्टूडेंट का दिन देखो, आइडियली बाकी लॉ स्कूल्स का तो मैं नहीं कह सकता, एक जो डीयू का है तो उनका तो क्लास लेने में ही जाता है। आप चाहो तो एक आधा महीना बीच में मैनेज करके इंटर्नशिप जा सकते हो, वरना 2 बजे के बाद इंटर्नशिप जा सकते हो। और 2 बजे के बाद लोग प्रेफर ही नहीं करते, क्योंकि ज्यादा काम होता नहीं कोर्ट में, ऐसा लगता है कि ज्यादा काम होगा नहीं, जो हमें सीखने मिले वो वाले पर्सपेक्टिव से। तो यार क्लास बहुत होती है, हमारा अटेंडेंस का एक लिमिट होती है जो हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, वरना हम डिटेन हो जाते हैं। तो यार क्लास लेने में जाता है, सुबह आओ क्लास लो, क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग होती है, पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग होता है, केस बेस्ड स्टडी है, हमारे खुद के केस मैट्स हैं जो डेवलप होते हैं, अमेंड होते हैं, इनको इम्प्रूव करा जाता है हर साल, नए नए केस ऐड होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं। जो लॉज मतलब अब काम में नहीं आ रहे, उनको हटाया भी जाता है। सो या भाई इंटर्नशिप का कितना रोल रहता है भाई?
और वैसे आप बता रहे हो कि टाइम कम मिलता है। देखो हमें एक तरह से तब कम मिलता है कि हमारे यहाँ पढ़ाई और अटेंडेंस को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, और देनी भी चाहिए फंडामेंटली। हाँ, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में क्लियर नहीं हो ना, क्योंकि कल बार काउंसिल के इलेक्शन थे, हाँ हम वही थे कोर्ट में, हाँ मतलब 9 बजे से 9:30 बज गए होंगे, हम वही थे। मैं राउस एवेन्यू में था, पटियाला हाउस भी गए थे। तो यार नियर बाय कोर्ट्स में हम काफी मतलब एक तरह से देख रहे थे, तो वहाँ पे कई सारे लोग मिले, कई सारे, किसी का 12 साल का, किसी का 35-35 साल के भी एक्सपीरियंस होल्डर्स थे वहाँ पे। सो उन्होंने काफी, वैसे तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे, एक चीज सबकी कॉमन थी कि जो भी मिल रहा था ना हमसे, हम उनसे टिप्स मांग रहे थे, हम उनसे सजेशन मांग रहे थे, तो उन्होंने यही बोला सबसे पहली बात, मतलब सबसे आखिरी बात, कि बाकी सब तो होता रहेगा, पहले आप पढ़ाई पे फोकस करो और पढ़ाई करना चालू करो। अच्छा। उन्होंने ये नहीं पूछा मैं कौन से सेम में कौन से ईयर में हूँ, उन्होंने ये भी नहीं पूछा मैं स्टूडेंट हूँ। हो सकता है वो ये भी सपोज कर रहे हो कि काला कोट पहना एडवोकेट ही हो और यहीं का हो राउस एवेन्यू या और किसी का एडवोकेट हो, बट उन्होंने जब ये बोला ना, और काफियों ने बोला कि पढ़ाई करो, उससे साफ था कि एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, जहाँ भी जाओ, जज भी बन जाओ, आपकी पढ़ाई कभी खत्म होगी नहीं। ओके, लाइफ टाइम, स्पेशली थ्योरी। अगर हाँ, एक और स्किल ऐड कर देना इसमें, कि अगर आपको रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है और फ्री वर्सेस पसंद है, मतलब फ्री वर्सेस तो कह रहा आपको नहीं चलेगा, आपको अगर रीडिंग पसंद है, लॉन्ग 100 पेज पढ़ने का है मन, तो लॉ में आ जाओ। ओके, नए केसेस मतलब पढ़ते रहने पड़ेंगे। नए केसेस तो क्या, केसेस तो हर केस पढ़ना पड़ेगा, पास होने के लिए भी केस पढ़ने पड़ेंगे। हर केस कैसे पढ़ सकता है कोई? हर केस तो कोई नहीं पढ़ता, क्यों पढ़ना? हाँ वही तो, हर केस तो क्यों पढ़ना, पर अपना केस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ, मतलब जिस लाइन में तुम उस लाइन क्राइम कर दिया, आपकी फाइल मेरे पे आई, तो फाइल पढ़े बिना थोड़ी जाऊंगा। अच्छा, फाइल पढ़नी पड़ेगी, कंटेंशन भाई फाइल में ऐसा क्या होता है कि 100 पन्ने की बन जाती है वो, बिना कोर्ट में जाए? देखो बिना कोर्ट में जाए कुछ नहीं होता, कोर्ट में जाने से पहले पूरी कार्रवाई हो चुकी होती है। अच्छा, आप सोचो कि आपका वकील ही सब कुछ कर रहा है, वकील ही कहानी लिख रहा है आपकी, तो कुछ नहीं है, आपकी कहानी लिखी जा चुकी। वो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है क्राइम सीन। अगर क्राइम की बात करें, क्राइम सीन होता है, रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट जितनी अच्छी, जितनी वो हो, जितनी मतलब हमारा छोटा बच्चा आ गया, जितनी आपकी डाइवर्स रिपोर्ट, जितनी मतलब एक एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट हो, जितनी सच्चाई लिखी हो उसमें, उतना अच्छा। जितना अनकंटामिनेटेड क्राइम सीन हो, जितने अच्छे से एविडेंस कलेक्ट करके हो, उतना अच्छा। और जितने टाइम पर वो रिपोर्ट दी जा चुकी है। अब आप बोलो कि 4 साल पहले कोई क्राइम हुआ था, हाँ वो लिमिटेशन पीरियड से नहीं बार हुआ, तो हमने रिपोर्ट कर दिया है। तो भाई 4 साल बाद अब क्या क्या ढूंढे, उसका सबूत ढूंढे, उसके गवाह ढूंढे, क्या ढूंढे, 4 साल बाद तो क्या होगा। तो यही होता है कि एक चेन वाइज चले, तो 2 पार्टीज होती हैं, एक के साथ गलत होता है, एक के साथ सही होता है, एक विक्टिम बनती है, एक डिफेंडेंट बनती है। तो विक्टिम जितनी जल्दी रिपोर्ट करते और जितनी सही से रिपोर्ट करते, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इतनी सच्चाई इस बात में, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, FIR फॉर्म होती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती हैं, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, एविडेंस सबमिट होते हैं, सारे पॉइंट बाय पॉइंट एग्जिबिट्स। उसके बाद अरेस्ट होते हैं, पूछताछ होती है, फिर जब एक कंक्लूजन मिल जाए उसके बाद पेशी होती है। वो सारा जो एक कहते हैं ना क्रक्स, जब निकल गया उसके बाद जाता है कोर्ट केस कोर्ट में। उसमें आपका चालान होता है छोटा सा, मतलब आपकी जो चार्ज शीट बोलते हैं ना, चार्ज तो थोड़े से होते हैं जो चार्ज लग गए, बाकी का चालान होता है, और उसी में 2-2 हजार पेज की बन जाती है चार्ज शीट। ये जो आप बोल रहे हो ना बड़ा केस, वो चार्ज शीट होती है। अच्छा जी, मतलब चार्ज शीट बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ी होती है, बाकी जितने बड़े आप उतनी बड़ी आपकी चार्ज शीट। अच्छा, ये भी सही है। तो तुम कोई पब्लिक फिगर हो तो काम भी तो उसी हिसाब का करा होगा ना फिर भाई। नहीं, वैसे छोटा सा चालान कटवाया है। अच्छा ठीक है, क्लियर करा लो ना, चार्ज शीट क्या बनेगी उसकी, क्लियर कराओ। कभी कोर्ट के चालान कट जाते हैं ना। अरे कोर्ट के चालान में खत्म। अच्छा, वो कोर्ट के चालान में सॉल्व कर लो।
अलग मतलब adversarial मान level क्या लो बोल रहे हैं छोटा सा लड़ाई आपने किसी के खिलाफ थोड़ी करा लड़ाई झगड़े का केस हो गया, लड़ाई झगड़े का केस हो गया जी हाँ। बिल्कुल तो उसमें पब्लिक फिगर है कोई, तो उसकी बहुत बड़ी चार्जशीट बन जाती है। पब्लिक फिगर और नॉर्मल यार, बंदे का फर्क होता है। अलग ही चीज पे मेटाफोर था भाई मेटाफोर था कि जो जितना बड़ा है वो हाँ। क्राइम में उतना बड़ा ही करेगा, छोटे हाँ। क्राइम में क्यों जाएगा वो, हाँ। भारी बात डिस्पोज कर लेगा ना। हाँ, एक ये भी है सबसे बड़ी बात। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो होती है, ओके। बट सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा वकील कौन है। अच्छा वकील वो है जो आपको कोर्ट जाने ही ना दे। हाँ भाई, वैसे जो वकील आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा लेते हैं, जी जब मतलब दोनों के वकील इन्वॉल्व रहते होंगे उसमें भी, तो वो इसलिए करते हैं कि टाइम बच जाए दोनों पार्टीज का। भाई दोनों पार्टी तो गया, एक हम्म। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं हाँ। और मीडिएशन तो होती है। हाँ। मीडिएशन मैक्सिमम जो कंपाउंडेबल या सिविल केसेस होते हैं ना, हाँ। उसमें जज खुद बोल देता है मीडिएशन कर लो। अच्छा। सबसे पहला हमारा यही होता है कि मीडिएशन कर लो। हाँ। क्राइम केसेस होते हैं कुछ, अब जैसे रेप केस हो गए उसमें मीडिएशन क्यों बोलेंगे, कंपाउंडेबल वो ही तो नहीं कोई है, वो ही नहीं है। कंपाउंडेबल ही नहीं है, हाँ। तो उसमें कोई मीडिएशन नहीं बोलेगा, उसमें बात भी नहीं होगी क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ केस है, हाँ। स्टेट के खिलाफ जो है। तो हाँ। बाकी केसेस जो है उसमें तो चाहते हैं, क्योंकि एक जो पूरी प्रोसेस होती है ना हाँ। जस्टिस की, हाँ। वो बहुत लंबी होती है। अच्छा। सिविल हो या कोई भी केस हो, हम्म। प्रोसीडिंग बहुत लंबी खिंच सकती हैं। आपने देखा भी होगा एक सक्सेशन के सर्टिफिकेट में भी 8-8 साल लग जाते हैं लोगों को प्रूफ देने में या कुछ भी, जो भी हाँ। एकदम क्रिस्टल क्लियर केसेस का बता रहा है। हाँ। तो आप कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, तो इसीलिए इसको अवॉइड करने में और मतलब जस्टिस जल्दी बनाने में, नेचुरल प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस प्रिवेल हो, इसके लिए हम खुद से ही बोल देते कि मीडिएशन कर लो। ओके। तो मीडिएशन कोई बुरी बात नहीं है, बट एक हीनियस जो ऑफेंस होता है, हाँ। एक बुरे काम में भी आप अगर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो तो वो एक अलग चीज है भाई। ओके भाई, जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या मतलब उन पे पहले से बेनिफिट होता है? भाई फर्स्ट जनरेशन वो होते हैं जो मतलब मेरे जैसे, हाँ। कि जिनका कोई परिवार वाला अभी तक लॉ में है नहीं, हाँ। ना कोई एडवोकेट, ना हाँ। जुडिशरी से फर्क नहीं पड़ता जैसे, बट कोई एडवोकेट नहीं है, कोई लीगल फर्म से या किसी उससे इनका एफिलिएशन नहीं है, वो खुद ही हसल करके अब पहले अपने खानदान के लॉयर। सेकंड जनरेशन होते हैं जिनके कोई परिवार में मतलब डायरेक्ट रिलेशन में फर्स्ट रिलेटिव्स उनके कोई लॉयर हो। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सेकंड जनरेशन जो है वो खरगोश है, वो आपसे फास्ट चलेंगे, उन पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वो आपसे आगे निकल सकते हैं इन अर्ली स्टेजेस बिल्कुल। एक टाइम आएगा पर वो सो जाएंगे, एक जगह जाके सो जाएंगे फिनिश लाइन से पहले, वहां पर आपकी कंसिस्टेंसी दिखती है। हो सकता है आपको 5-6 साल उनके जितने केस ना मिले, उनके जितने का केस भी ना मिले, आप बस नेटवर्किंग बनाते हैं अपनी, हासिल करते हैं, आप निकलो, आप बस एक्सप्लोर ही कर रहे हो, सीख ही रहे हो, आपकी लर्निंग इतनी बड़ी हो सकती है 5-6 साल, वो भी अनपेड। तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी उनसे ज्यादा है जैसे कछुए की, तो आप चलते रहोगे, उन्हें देखोगे कि आप सो रहे हो, बट आप एक वक्त पे आके उनसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि कितना भी बड़ा सेकंड जनरेशन हो, कुछ भी हो, केस तो खुद लड़ेगा, प्रेजेंट तो खुद को खुद करेगा। जितना लॉ ये ऐसी चीज है ना, लॉ के साथ आपको रेगुलर पढ़ना भी पड़ेगा, आपको अपनी समझ भी रखनी पड़ेगी, और एक भी चीज अगर इधर से उधर हुई तो आप केस भी हारोगे, आप रेपुटेशन भी हारोगे। जितने केस जीतोगे रेपुटेशन बढ़ेगी, जितने केस हारोगे रेपुटेशन गिरेगी भी, बनी बनाई भी गिर सकती है। इज्जत कमाने में 100 साल लग जाए, गवाने में तो देखो एक दिन भी ना लगे। वही है, आपको केस मिल सकते हैं सेकंड जनरेशन होके, बट लड़ने तो खुद है। तो वही है, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर सकते हैं। बट हमारी जनरेशन की दिक्कत पता है क्या है, अर्ली रिजल्ट्स, जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए लॉ करियर तो देखो इसलिए डायनामिक होता है। कई लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं मिलते, ये नहीं होता, वो लिटिगेशन है। तो लिटिगेशन देखो फर्स्ट जनरेशन की बहुत लेट सेट होती है। कल भी मैं जैसे कोर्ट में था, तो सबने यही बोला कि 5-6 साल तो आपको समझने में लग जाएंगे कोर्ट में हो क्या रहा, केस तो दूर की बात। 50-60 हजार रुपए की अगर आपको एक्टिव इनकम बनानी है ना, 5-6 साल कहीं नहीं गए, लॉ स्कूल के बाद भी, एडवोकेट बनने के बाद भी, जबकि आपके माँ बाप के पैसे आप पे लगे, हो सकता है आपको घर चलाना हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ना ठीक होगी, आप घर से पैसा ले सको, बट करना पड़ेगा अगर करना है।
लॉन्ग टर्म में भाई इससे ज्यादा पैसा किसी और प्रोफेशन में है नहीं। इतना और कोई प्रोफेशन पैसा देगा नहीं आपको जितना मिलेगा। एक ही दिन के 50-50, 60-60 हजार बन सकते हैं अगर आप एक बार खुद को प्रूव और एस्टैब्लिश करो। भाई स्लो स्कूल में मिनिमम एवरेज एज क्या है बच्चों की? एवरेज एज भाई कुछ एवरेज एज मतलब बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी, स्टूडेंट्स। देखो एवरेज एज मेरे हिसाब से मैंने जितनी देखी है मुझसे 2 या 3 साल बड़े, मतलब 25-26 वाले एवरेज है। हाँ। तो भाई उस टाइम जब एडमिशन लेते हैं माइंड में बड़ा प्रेशर रहता होगा कि 25 के बाद हमारे देश में शादियां चालू हो जाती है। उनसे पूछो ना भाई प्रेशर है या नहीं? भाई घर में पैसे भी देने हैं, कमाने भी है, फिर शादी भी। प्रेशर है 25 वालों को गया, 22 वालों को गया। वो तो यार हमने ज्यादा ले लिया, वो तो हमारी गलती है यार। लेने से हाँ हाँ तो वैसे ठीक है। हाँ प्रेशर तो देखो होता है, सबको होता है। बात होती है, हमारे भी दोस्त है काफी, 25-26 भी कम है, 27-30 वाले भी हैं। काफी प्रेशर होता है, काफी डिमोटिवेशन होती है। अपने आप में उनकी फील्ड में एक बार वो पीक पे थे, कोर्सेज करे, अच्छे अच्छे कोर्सेज करे, बीटेक करी, बीएड करी, टीचर बने, गेस्ट लेक्चरर बने, टीचर खुद बने, उसके बाद भी आए इधर लॉ करने। एक तरह से एक तो डिससैटिस्फैक्शन हो गया कि एक नई चीज करनी है, दूसरी हो गई जिंदगी से डिमोटिवेट हो गए कि एक करियर ऑप्शन ना बना कुछ, तो इसमें आ गए लॉ करने, एक्सप्लोर करने आ गए कुछ। अभी लर्निंग भाई जो अपनी मतलब अच्छी खासी जॉब छोड़ के आते हैं लॉ में, वो एकदम से क्या माइंड होता है कि एकदम से आ जाते हैं? देखो अच्छी खासी जॉब भाई, आपको ये पता है जॉब इंसान एक ही उसमें सोचता है। जॉब या तो अच्छी जॉब के लिए छूटती है, जॉब या तो अच्छे बिजनेस के लिए छूटती है। जिसको एक जगह अच्छे पैसे मिल रहे हो, दूसरी जगह वैल्यू ना देखे तो नहीं जाता। तो उनको वैल्यू दिखती है लॉ में, इसलिए वो आते हैं। और लॉ में वैल्यू है भी। ओके भाई जो बच्चे अब लॉ कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनपे, क्या क्या फील्ड्स के? जो भी लोग कर रहे हैं मतलब मैं मेरे जैसे, हाँ तो हमारे पास देखो ऑप्शंस होते हैं मैक्स, मतलब मेजॉरिटी ऑप्शन जो कंसिडर होते हैं वो होता है, पहला होता है लिटिगेशन। जैसे डीयू से हैं तो डीयू बेस्ट माना जाता है अपने लिटिगेटर्स की वजह से। लिटिगेशन मतलब एडवोकेसी, लीगल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो आप किसी भी जॉनर में करो। आप सिविल केसेस लो, लाइबिलिटीज लो, आप चाहे कॉर्पोरेट जाओ, आप चाहे क्रिमिनल केसेस लो, कोई भी केसेस हो तो आप लिटिगेशन कर सकते हो। बट लिटिगेशन एक फर्स्ट जनरेशन के लिए आग का दरिया ही है भाई। बहुत मुश्किल। दूसरा कॉर्पोरेट को 5-6 साल बिना पैसों के रहना पड़ सकता है अगर आप लिटिगेशन में जाते हो। तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मैटर करता है, आप कितना वक्त अपनी लर्निंग को दे सकते हो वो भी मैटर करता है, आपकी एज कितनी हो तो मैटर करता ही। उसके बाद कॉर्पोरेट में आते हैं। कॉर्पोरेट एक सेफ और सिक्योर है, बट कॉर्पोरेट का मेरे को कल ही बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा एक मेरे फेलो उसने, एडवोकेट जो एडवोकेट बन चुके हैं उन्होंने, कि कॉर्पोरेट देखो आपको हायर क्यों करेगा। कॉर्पोरेट में जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आप कहो कि लिटिगेशन में मेरे को 5-6 साल लगेंगे, तो जब तक आपके पास कॉर्पोरेट वाली नॉलेज और वो एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है तो कॉर्पोरेट भी आपको हायर क्यों ही करेगा। आपको कोई लिटिगेशन फर्म भी हायर कर सकता है और 5-10-15 हज़ार रुपए दे के रख सकता है, बट वो कॉर्पोरेट काम नहीं होगा। कॉर्पोरेट होती है अच्छी खासी कॉर्पोरेट केसेस वाली या फर्म, एस्टैब्लिश फर्म है, वो अच्छी जो पे करती हैं, वो आपको स्टार्टिंग सैलरी ही 6 से 12 लाख रुपए दे सकती है पर annum। तो वो एक सॉर्टेड करियर है, स्पेशली वो जो शुरुआत करेंगे मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही, जो पैसा कमाना और अपने घर को सपोर्ट करना चालू करना चाहते हैं। बट कॉर्पोरेट एक जॉब क्रैक करना थोड़ा हार्ड है, तो उसके लिए आप अगर सोच रहे हो तो साथ ही साथ अपनी सीजी पे इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स इम्प्रूव करो, जो भी कॉर्पोरेट को चाहिए होता है, IPR, MNA, पीट एडमिन्स वगैरह, सब कुछ आप अपने टिप्स पे होना चाहिए। वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए आपके इंटर्नशिप्स में, जो वो वहाँ पे नजर आए टेबल पे। क्या क्या स्किल्स होती है जो कॉर्पोरेट मांगते हैं? कॉर्पोरेट स्किल्स भाई मैंने लॉज तो सारे बता दिए। अब उन लॉज में जो प्रैक्टिकल स्किल गेन होते हैं वो आपको तब होती है जब इंटर्नशिप करते हो। अनपेड इंटर्नशिप्स भी काफ़ी होती हैं जो लॉ फॉर्म आपको करा सकता है, एक कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि अगर आपने अच्छे से लग के अपने फाइनल ईयर्स में
2 या 3 साल अगर किसी अच्छे बड़े लॉ फर्म में ही अनपेड इंटर्नशिप भी कर ली और उन्हें लगा कि आप एक एसेट हो, तो आपकी तभी के तभी वहीं आपको परमानेंट वो ऑफर कर देते हैं। अटेंडेंस का क्या सीन रहता है भाई लॉ स्कूल में? डीयू में अटेंडेंस का भाई देखो ऐसा सीन है कि बाकियों से बहुत ज्यादा है। हमने तो गौरव तनेजा भी भाई डिटेन कर रखा है मेरे ही कॉलेज में, तो हमारे फ्लाइंग बीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टी में हमारे टीचर्स के काफी अच्छे स्टूडेंट थे उनका, बिग बिग शाउट आउट भाई, काफी याद करते हैं उन्हें हमारे टीचर्स जहाँ पढ़ाते हैं, तो उनको भी डिटेन कर रखा है हमने। वो पॉडकास्ट में जाके भी काफी बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का बहुत गंदा सीन है। तो मिनिमम 70% होनी चाहिए। ओके। बट मेरे हिसाब से आप अगर ठीक ठाक आ जाओ, अगर सेमेस्टर 4 महीने का खिंच रहा है क्लास, तो आप 2.5-3 महीने तो आ जाओ एटलीस्ट, ज्यादा ही आ जाओ। अगर सिक्योर साइड पे रहना है, रिस्क मत लो, और टीचर्स से प्लीज बात कर लो, और इंटर्नशिप वगैरह भी कर ले हो तो प्लीज मेंशन कर दो कि रीजंस मेडिकल या और कोई रीजन। ओके भाई, ड्यू से लॉ करने में और बाकी कॉलेजेस से करने में क्या कुछ डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस देखो फीस का है। फीस काफी ज्यादा नॉमिनल हो जाती है ड्यू में, काफी ज्यादा क्या भाई? है ही नहीं फीस। हाँ मतलब है ही नहीं तो देखो अलग बात है। मतलब जितनी आप नहीं, मतलब फीस जितनी आप भरोगे ना, उतनी आप कमा लोगे एक साल में। हाँ, और इतनी फीस हमें घर वालों से मांगनी नहीं पड़ेगी। हाँ हो सकता है बिल्कुल। इतनी मतलब इससे ज्यादा हमारी कॉलेज लाइफ में पॉकेट मनी थी। अरे एक महीने का खर्चा है यार किसी भी उसका, जो बच्चे बाहर रहते हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनका, बाहर वालों को तो 15-20 हजार होगा। हाँ, तो फीस काफी अच्छी है, आप अफोर्डेबल और काफी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से हो जाता है यूनिवर्सिटी से। पर कंपैरिजन में 3 ईयर का करूंगा, एज 5 ईयर काफी अलग है। और 5 ईयर चालू हुए पहला साल है, तो उसके बारे में ना उतनी नॉलेज ना उतना मैं अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। 5 ईयर चालू हो गया? जी डीयू का 5 ईयर अभी चालू हुआ है, एंड एडमिशन विल बी थ्रू क्लैट। तो अगर कोई 12th का इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है और लॉ को एज अ करियर चूज करना चाहता है और डीयू से ही करना चाहता है, तो उसको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, सीयूईटी की नहीं। तो पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं। क्लैट रिलेटिवली थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि उसमें टॉप एनएलयूज वगैरह क्लियर कवर होती हैं। अच्छा, मतलब बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी क्लैट ही होता है? जी जी, ओके। कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होगा। ओके। सो या ये बात तो फीस की रह गई। दूसरा पॉइंट जो है, डीयू में बहुत काफी अच्छे टीचर, इनफैक्ट रिटायर्ड जजेस हैं, एओआरस हैं, और उनके अलावा भी जो आप देखोगे ना, स्पेशली मेरे को जो पर्सनली पसंद है वो है हमारे जो फैकल्टी में गेस्ट टीचर होते हैं, गेस्ट फैकल्टी आती है, वो भी वो लोग होते हैं जो हमसे 2 साल पहले ही शायद पास आउट हुए और एलएलएम करके आए हैं, इतने रिसेंट में, इतने यंग, क्योंकि उनका लॉ एकदम फ्रेश होता है। वो अभी भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो अभी भी जिंदगी में अभी ग्रो कर रहे होते हैं अपना लॉ करियर, और वो एज अ टीचर हमें गाइड करते हैं। तो उनके साथ कुछ भी वो नहीं होता कि कोई बार हो, कुछ भी पूछ सकते हो, और वो अपना 100% देते हैं क्योंकि वो भी जुडिशरी की प्रिपेयर कर रहा है। तो एक जो जुडिशरी के लिए कर रहा है ना, जज बनने के लिए जो पेपर देने के लिए कर रहा है, वो एक चीज एक स्पेशली बेयर एक्ट्स बहुत अच्छे से कवर करता है, और वही चीज उनके पढ़ाने में भी दिखती है। ऐसे एग्जाम्पल है कि अभी एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है एक सब्जेक्ट, तो उसकी क्लास लग रही थी। हमारे काफी प्यारे सर हमारे, वो क्लास ले रहे, तो उन्होंने 2 लड़कों को देखा, उनको बोला कि एक तुम तो उड़ीसा हो और तुम एक अदर स्टेट हो, एक केस समझाने के लिए, केस बेस्ड स्टडी होती है, केस समझाने के लिए। और उसके बाद एक लड़की को कि मेरे को एक स्मगलर भी चाहिए, तो उन्होंने एक लड़की उठाई हमारी क्लास। तो एक स्मगलर उठाई, पीछे बिठा दी, और बोला स्मगलर हो तुम, पेड़ लेके आओ। बाकी सारे बच्चों को क्लास में पेड़ पौधा बना दिया। तो हम सब पेड़ पौधे थे, तो मेरे से 2 डेस्क पीछे तक मेरे सारे दोस्त बैठे थे, तो उनको उस लड़की ने पेड़ बना के उठा लिया। अब सबको आगे बुला के सर ने बोला कि वो दूसरी स्टेट है और तुम हो, तुम्हें पेड़ वहां स्मगल करने। उस स्टेट में उन्होंने बुला दिया पुलिस वाला, कहा तुम हो पुलिस वाले। वो लड़का ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया पोडियम पे पैर लगा के, कह रहा पहली चीज क्या पूछोगे? कहता सर परमिट किधर है?
तो मतलब ऐसे रोल प्ले करके जो तुम केस समझाते हो, और मतलब क्रिएटिव मेथड, स्पेशली क्योंकि वो काफी पहले के डीयू के ही पास आउट है। मतलब मेजोरिटी मेरे को दिखती है डीयू की ही पास आउट है। अब वो जो भी हो, हमारा या तो पर्सपेक्टिव ही ऐसा होगा कि हायरिंग के वक्त, या फिर एक जो कैलिबर बन जाता है डीयू का। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारी जो कोर्स है ना वो केस मैट से है, नॉर्मल लॉ बुक्स और बाकी सब चीजों से नहीं है। हमारा जो कोर्स है वो अपनी केस मैट से है, और वो केस मैट भी हर साल इम्प्रूव होती रहती है। किसी को अगर रेफरेंस लेना हो तो डीयू केस मैट आप सीधा सर्च करो, जो टॉप लिंक आएगा उससे आप सारे सब्जेक्ट्स आएंगे सेमेस्टर वाइज, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो केस मैट, और वो आप पढ़ के देख सकते हो। उसमें सिर्फ केसेस होते हैं, केस में ही पूरी, मतलब एक अगर रॉ सर्टिफाइड कॉपी लोगे तो वैसा उसका फॉर्मेट होता है, उसी में केस के नाम, उसी में इश्यूज, उसमें आप सब आइडेंटिफाई कर लोगे, कमेंट्रीज वगैरह जज की, उसमें आप सेक्शन देख लोगे, और उसी से पेपर बनता है। ओके। पेपर भी केस बेस्ड होता है, उसमें आपको केस दिया जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको थ्योरी सीधा पूछ ली व्हाट इज मर्डर और व्हाट इज सेक्शन ऑफ मर्डर, या फिर ऐसा। आपको केस दिया जाएगा, वो केस किन्हीं 3-4 केसेस से मेल खाता होगा जो हमें पढ़ाए गए हैं उस मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड या फिर सेक्सुअल असॉल्ट या फिर उस सब के लिए। उसका सेक्शन पूछा जाएगा, और फॉर्मेट भी उसी हिसाब से हमें लिखना है जो कि हमें सिखाया जाता है। तो जब आप केस से पढ़ते हो ना, तो सबसे पहली बात तो आपको केस पढ़ने की आदत आती है, जो कि बहुत जरूरी है लॉ करियर। आप जाओगे, अगर आपको केस ही पढ़ने में आलस आ रहा है, आपको 3-3 दिन चाहिए अगर आपको केस फाइल पढ़ने में, जो कि बहुत बड़ी होती है, केस फाइल पढ़नी है, चार्जेस समझने, तो आप लॉयर बन ही नहीं पाओगे ना। सबसे पहले तो केस पढ़ने की आदत, दूसरी बात वो अंडरस्टैंडिंग, तीसरी बात हमारे टीचर्स इतने मतलब काबिल जो वो पढ़ा पाते हैं, जो खुद एज अ जज बन के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बन के फिर पढ़ाने आए हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि हम उनकी कहानियां भी सुनते तो हम और इंस्पायर होते हैं। तो ये फर्क है बाकी और उसमें। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कहता कि किसी की यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी, जबकि एक पॉपुलर कंटेंशन चलते हैं हर जगह, कंपटीशन भी चलता है इक्वल लेवल पे, और जो यूनिवर्सिटीज हैं आसपास ऐसा माना जाता है। बट मैं किसी कोई सुप्रीमेसी प्रमोट नहीं करता या कुछ। आप खुद आओ, आप खुद हमारा कोर्स पढ़ो, खुद अंडरस्टैंडिंग और आपको थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज है या फिर गेन भी करनी है तो भी पढ़ो। तो ये जो फॉर्मेट है ये मेरे को लगता है और कहीं इस तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, वो भी इस एनवायरनमेंट पे। और यही वजह है भाई कि 3 ईयर लॉ में 6 नंबर पे आता है, 6 या 7 if I'm not wrong, NIRF रैंकिंग ऑल इंडिया। ओके। कोर्ट विजिट का क्या रोल रहता है भाई? कोर्ट विजिट एज एन इंटर्नशिप्स, तो कोर्ट विजिट और इंटर्नशिप का देखो ऐसा है, आप जितनी ज्यादा कोर्स करोगे ना, जैसे कल मैं एक अपने दोस्त से मिला, मतलब दोस्त तो नहीं है यार, उनका ऐसा है कि वो जब 12th क्लियर करी ना उन्होंने, वो हैदराबाद के हैं, उन्होंने 12th क्लियर करी, वो 5 ईयर लॉ में एनरोल हुए। अब जो भी दशा कह लो, जो भी उनके भगवान का आशीर्वाद, उनके कोर्स में, उनकी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का उतना वो नहीं था, तो 5 साल उन्होंने कोर्ट में गुजारे, और दिल्ली से कर रहे थे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का अच्छा खासा वो मिला। दिल्ली से करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, एक्सपीरियंस मिला, कोको अच्छा स्पेक्ट्रम मिला कोर्ट का, जिससे उनका इंटरेस्ट वहीं का बना। 5 साल उन्होंने एज अ स्टूडेंट वहां बिताए कोर्ट विजिट में, ऑब्वियसली अनपेड। उसके बाद जब वो एडवोकेट बने, ऐसा नहीं था कि वो एकदम से 60-70 हजार कमा रहे थे, बहुत स्ट्रगल होती, उनकी नहीं भी करी। अब उनको 10 साल हो चुके, 10 साल का ब्रेक डाउन करे तो 5-6 साल उन्होंने गुजारे इंडिया के हर कोर्ट में। उन्होंने बोला कि SLP डालनी है, मेरे थ्रू डाल रही है, कि मैं इतना हूँ। उन्होंने नेटवर्क बनाया, उन्होंने बताया, कम्युनिकेट करा कि वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, हर कोर्ट में कनेक्शन बनाए। सबसे बड़ी बात कनेक्शन बनाए, ताकि किसी को पता तो हो कि अगर यथार्थ सिंह है, यथार्थ सिंह इस फील्ड में अच्छा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अगर इतने केस सॉल्व कर रहे हैं, तो केस जीते हैं, कैसे जीते हैं। वो कम्युनिकेशन करी, नेटवर्क बनाए, और वकीलों से और कोर्ट्स में। उसके बाद अब उन्हें 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2014 के बाद 10 साल, मतलब वो जब 12th में थे उसके बाद 15 साल।
उन्हें हो चुके, अब वो सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश्ड लॉयर हैं, रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और काफी अच्छा भी कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, अच्छा कमा रहे हैं। हाँ भाई, एक लॉयर कितना कमा सकता है भाई? कमा सकता है, हाँ। कितना पैसा हो सकता है दुनिया में उतने क्राइम भी तो होने चाहिए। हाँ तो हाँ क्राइम देखो, पैसा इतना कमा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग खुद भी कर सकता है पीएमएलए खुद पे लग सकता है, इतना कमा सकता है भाई। बट हाँ ये उनका है कि एक देखो मिसकंसेप्शन है कि लॉयर बहुत सारे हो गए दुनिया में, हाँ मतलब इंडिया में, दुनिया के तो क्या बात हाँ। करनी दुनिया में किसे, बट लॉयर जितने मर्जी हो जाए, आपको ये देखना है कि लर्नेड कितने हैं, वेटरन कितने हैं, कितने लोग फोड़ पा रहे हैं। लिटिगेशन है, सबसे पहले तो फील्ड चूज करो किसमें जाना है, हाँ। वरना आप इधर उधर पिंग पोंग होते रहोगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। फील्ड चूज करो, उसमें जाओ, क्योंकि अभी तक पर्सनली मैंने भी नहीं करी, मेरे साथ वालों ने भी नहीं करी, बट हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हम भी सीख रहे हैं, और जितना हमने सुना है 5-6 साल सीखने में ही निकल जाएंगे, आगे के भी एडवोकेट बनने के भी। अगर कोई ये पॉडकास्ट के बाद डीएम करने वाला ना, भाई कितना कमा रहे हो, अगर आगे 3-4 साल में, तो मत करना भाई, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर क्या पता नया पॉडकास्ट अगले साल हो। भाई मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद हाँ तो सैलरी एक्सपेक्टेशन 0? कहाँ लग रहे हो भाई, वो बात है ना, कॉर्पोरेट में लग रहे हो तो क्या पता 6 से 12 लाख रुपए कमा रहे हो साल के, अच्छा ज्यादा कमा रहे हो इनफैक्ट। कहाँ लग रहे हो, जुडिशरी क्लियर कर रहे हो, फिर भी तो सैलरी बनेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन रहे हो, तब भी तो बनेगी। अगर लिटिगेशन कर रहे हो, लिटिगेशन में तो नहीं। ओके। जब तक तुम्हारा खुद का फॉर्म नहीं है, तो तुम सेकंड जनरेशन नहीं हो, जब तक पापा पैसे नहीं दे रहे, तुम्हारे भाई पैसे नहीं दे रहे तुम्हारे, तब तक तो थोड़ा हार्ड टू बिलीव है कि एकदम से ही तुम कमाने लग जाओ। बट ये भी हो सकता है 1 साल की मेहनत हो, 1 साल की तपस्या हो, उसी में आप इतनी जगह दिख जाओ। क्योंकि कल मेरे को कल सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, कल डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट के बार इलेक्शन थे, तो हम थे राउस एवेन्यू कोर्ट से, बहुत ही अच्छे सर थे, वो खुद मिले हमसे, उनको 12-13 साल हो चुके उसे। तो उन्होंने हमें ये बोला कि आपका प्रेजेंस मैटर करता है, मतलब अगर हम दोनों एक पार्टी में मिल जाए ना, तो आप मेरे को ऐसे बोल दो कि भाई तुम यहाँ भी हो तुम हर जगह ही रहते हो यार, ऐसे हो जाए, इतना रहना तुम्हें हर जगह। अच्छा। पैसा मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, आपको हर जगह प्रेजेंट होना अपने स्टार्टिंग ईयर्स में, हर जगह। और जो काम मिल जाए ना वो करना, जो काम मिल जाए उससे होगा डिसाइड। अब मैं कहूँ कि मेरे को कॉर्पोरेट ही जाना और मैं कॉर्पोरेट ही करूंगा, तो एक सही है भाई, मैं प्लान बना रहा हूँ वो सही है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से हो ही जाएगा, उसके बाद मैं लिटिगेशन जाऊं और फिर मैं कहूँ कि यार सिर्फ प्रॉपर्टी केस ही करूंगा, नहीं आया तो नहीं करूंगा, ये थोड़ी है यार। सिविल अगर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी आएंगे, अगर अलग कुछ है तो अलग आएंगे, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल आएंगे, जो आए वो करने हैं मेरे को कर, उसी से मैं डेवलप करूंगा कि मैं बेस्ट क्या कर रहा हूँ और मेरा बन किस में रहा है क्लाइंटेल, वो होगा भाई। मतलब कुछ चीजें होगी जो आपको लगता होगा कि मेरे को स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए थी जब लो स्टार्ट करी, और कुछ चीजें होगी जो आप अपने यंगर वन को बताना चाहोगे, मतलब कुछ एडवाइस? बहुत भाई बहुत। सबसे पहली तो देखो यार, अगर आप 3 ईयर करोगे ना, तो देखो 3+3 या 5 ईयर में ना मैं एक बायस भी तोड़ देता हूँ कि 3 और 5 ईयर में सिर्फ ये फर्क है कि आप 5 ईयर वालों में ना 1 साल ज्यादा स्टूडेंट बने रहते हो, 6 ईयर वाली में आप 5 ईयर वालों से 1 साल ज्यादा स्टूडेंट बने रहते हो, ये फर्क है। आप 5 ईयर वालों से 1 साल ज्यादा सीखते हो, ये बात है। पर बात वो है कि अगर आपने पहले के 3 ईयर, मतलब जो आपकी यूजी है, यूजी आपने अच्छे से निकाल ली ना, अगर आपको क्लियर है कि आपको लॉ करनी है, और ये भी है कि 5 ईयर नहीं 3 ईयर वाली ही करनी, और पहले 3 ईयर की यूजी करनी, तो पहली तो मैं सलाह दूंगा कि ओपन से कर लो। देखो अगर कर सकते हो तो ओपन से कर लो, अगर उसमें भी है कि नहीं भाई मेरे को ड्यू से करनी, रेगुलर करनी, ऐसा कुछ है, या फिर और किसी भी उससे करनी, एंजॉय भी करनी अपनी कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर यूजी ना होती, रेगुलर ना होती, तो इतना कॉन्फिडेंस भी ना होता शायद कि आज मैं मतलब इतने मतलब एकदम ही खतरनाक स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी कर पाता लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत समझदार भी, और भाई मैं ड्यू में नहीं होता तो मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाता
बिल्कुल बिल्कुल। भाई कॉन्फिडेंस जियो नहीं दिया है हमें। तो वो बात है, हाँ, पर साथ ही साथ जो आपका ये है ना अटेंडेंस का, जैसे अगर आपके कॉलेज में अगर आपके कॉलेज में आपको लग रहा है कि ड्यू में अटेंडेंस की वजह से आप इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे, या आपको कोई डाउट भी है लॉ के रिगार्डिंग कि लॉ करना है या नहीं करना है, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बोलता हूँ यार आपको 3 ईयर जब यूजी कर रहे हो या 5 ईयर में जो पहले 2 साल हैं उसमें तो आप जाओगे यार, चले ही जाते हैं। तो 3 ईयर यूजी में भी आप कोड जाओ, काला कोड बनाओ, सिलवाओ, खरीदो, जो भी करो, जाओ, कौन रोक रहा है, जाओ। थोड़ी सी वो होगी कि आप में और मेरे में, फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर यूजी अंडर ग्रेजुएट में इतना ही फर्क है कि उसे थोड़ा सा ज्यादा लॉ आता है क्योंकि उसे पढ़ाया जा रहा है उसे, और आपको बिल्कुल नहीं आता। बट उतना तो यूट्यूब पे ही पढ़ लोगे आप। यूट्यूब पे पढ़ना नहीं चाहिए, एआई पे भी नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, एआई पे रिसर्च नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि अभी इतने रिलायबल नहीं। बट अगर आपको सिर्फ केस देखने हैं, सिर्फ पढ़ने हैं, तो इसके लिए कोर्ट जाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई रोकता भी नहीं। आप सिविल में भी जा सकते हो, केस देख सकते हो, सब कर सकते हो, आप वो माहौल ले सकते हो कोर्ट का, और वो ले लो ना तो आप, मेरे हिसाब से वो ले लो और थोड़े सीरियस हो जाओ और थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लो, तो मेरे हिसाब से आप एक लॉ सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर वाले से, जो 3 ईयर कर रहा है इनफैक्ट, उससे भी ज़्यादा आगे निकल सकते हो अपने यूजी में। उसके बाद आपके पास बचता नहीं है। प्लस अगर आपको 1-2 सर्टिफिकेट्स मिल जाएं एडवोकेट्स और चेम्बर से, तो यूजी मतलब एलएलबी में आने से पहले ही आपके पास एक अच्छा सीवी बन के रेडी है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे को लगता है अगर मैं यूजी में होता या मैं 12th में होता तो मैं ये ज़रूर फॉलो करता अब। दूसरी बात है कि अभी से ना केस पढ़ने की आदत डालो, केस पढ़ो। मैं जैसे, हाँ, अरे केस पढ़ो यार, सारी केस हर जगह मौजूद है, सारे लैंडमार्क केस हर जगह मौजूद है, खासकर जो स्टेट के खिलाफ है क्रिमिनल, तो वो सारे केस मौजूद है, सारे पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ो, जो पॉपुलर केसेस होते हैं वो पढ़ो, जो कॉर्पोरेट में जा रहे हैं वो पढ़ो। बहुत ऐसे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में जो केस होते हैं, टैक्सेशन के केस होते हैं, और ऑपरेशन के केस होते हैं, मिसमैनेजमेंट के केस होते हैं, कंपनी लॉ बहुत डाइवर्स है, कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इनफैक्ट। तो या वो वाले केस पढ़ो भाई, मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी बनेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, और वो सब तब होगा जब तुम अभी टेस्ट तक नहीं दिया लॉ कॉलेज के, वो बात है भाई। जो आजकल है लॉ स्कूल में ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। वैसे मेरे भी जितने कॉलेज के दोस्त हैं, हाँ, सारे लॉ में है। जितने कॉलेज में मतलब जो इधर उधर के कॉलेजों के दोस्त थे वो भी सारे लॉ के थे यार। हाँ, या हमारे आसपास ज्यादा लॉ स्टूडेंट्स हो गए हैं, या आजकल बच्चे ज्यादा लॉ में इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं तो देखता हूँ भाई कि जब भी किसी को बता दो ना कि लॉयर बन रहे हो, एडवोकेट बन रहे हो, वो सीधा बोल देते हैं कि हमारे तो बुआ का लड़का भी लॉयर है, एसीएस यूनिवर्सिटी से, हमारे तो ये भी है, हमारा मतलब दोस्तों में बताओ 4 दोस्त निकल आते हैं। तो है तो सही भाई, देखो है, बिल्कुल भीड़ तो बढ़ गई। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है यार। कई लोग कहते हैं कि काफ़ी एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ना अटेंडेंस ना कुछ, एकदम कॉरस्पॉन्डेंस बना के लॉ करा देती है, वो भी हैं। कुछ होता है कि देखो फर्जी डिग्री मेरे को नहीं पता, ना मैं किसी को बोलना चाहूँगा, बट हर तरह की ये चीज़ें हैं। बट उनकी ज़िंदगी वहीं तक है जहाँ तक वो कोर्ट में आपके सामने खड़े नहीं हो गए और आपको कितना आता है और उनको कितना आता है वो पता नहीं चल गया, वहीं तक है। ऐसा नहीं है कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो आप सिर्फ नेटवर्किंग से कमा लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लॉ आता तो आप सिर्फ लॉ से कमा लोगे। आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लॉ पढ़ोगे, कैसे लॉ समझोगे, कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे, कैसे डील करोगे, कैसे केस पढ़ोगे, कैसे केस प्रेजेंट करोगे, कैसी प्रेयर फॉर्म करोगे, कैसे ड्राफ्टिंग करोगे, सब 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 इन्वॉल्व होता है भाई। और सब पे ही आपका करियर बेस्ड है। एक भी चीज़ इधर के उधर हुई ना, आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। और स्ट्रगल भी क्या पता आपको लॉ छोड़ना पड़ जाए। वो भी तो पहले लॉयर्स ही होते होंगे। नहीं यार, मतलब जो सबसे लोअर फॉर्म होती है ना, देखो 1-2 तरीके से होता है जजशिप का। एक तो आप जुडिशरी क्लियर कर लो, उससे आप सिविल या लोअर कोर्ट्स में आप जज लग जाओ।
आप एग्ज़ाम क्लियर करके आई मतलब लेवल्स तो IAS जैसे ही होते हैं और क्राइटेरिया ये होता है काफ़ी सारा लॉ पढ़ना पड़ता है, बेयरट्स के साथ एकदम थॉरो होना पड़ता है, फिर ही क्लियर होता है। जुडिशरी भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हमने शायद मेंशन नहीं करा था ना, कॉर्पोरेट लिटिगेशन और जुडिशरी भी आप क्लियर कर सकते हो। उस जनरेशन के लिए तो ये भी माना जाता है कि लिटिगेशन से आसान तो जुडिशरी, जबकि आपको पता है जुडिशरी तो भाई सरकारी नौकरी में भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी मिलना ही आसान नहीं है।